हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत शर्मा आपका रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा नीट और एम्स का एक ऐसा पोर्शन है जो एक मेजर पार्ट को कवर करेगा। ठीक है, ये ऐसा पार्ट है जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली हर साल आपके सिलेबस में 60 से लेकर 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं, जो आपके सिलेक्शन के और आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों हमें बात करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो पहला टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करना। देखिए, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसे कन्वर्ट कर देना सिंपल फूड मटेरियल में। क्यों हमने कन्वर्ट किया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है उससे बॉडी यूटिलाइज करके हमारे बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई ना? तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, हमने एग्जाम्पल किसका लिया? एग्जाम्पल लिया हमने प्रोटीन्स का। देखिए, जो प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। आपने दाल खाई, दाल में क्या होता है? मैक्सिमम क्या मिलता है? प्रोटीन्स। अब अगर उस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा तो क्या बेटा वो दाल हम या उस दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन को इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोटीन को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? एमाइनो एसिड्स में, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। अब देखिए, प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसिड क्या हो गया? सिंपल। तो हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज किया ना, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? डाइजेशन। अब एक चीज और सुनिए कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज द नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल। क्या बोलेंगे? नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल। उस नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल को चेंज करना किसमें? डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में। दैट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेशन। मतलब क्या हुआ? नॉन डिफ्यूजिबल क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। डिफ्यूजिबल क्या हुआ? सिंपल। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेशन। अब यहां बात कर रही हूं डाइजेशन की। अब ये सिंपल हमने बनाया क्यों? रीजन क्या था? ताकि हमारी बॉडी उस फूड मटेरियल को यूटिलाइज कर पाए। और यूटिलाइज कब करेगी? जब ये सिंपल फॉर्म हमारी बॉडी में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। बात समझ में आई ना? जब ये सिंपल फॉर्म हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तभी हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाएगी। क्लियर? अब आते हैं आगे हम लोग। तो बच्चों अब हम देखेंगे, देखिए आपको सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है उसमें हमने ये इस पैराग्राफ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए। क्या लिखा हुआ है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया क्या था? डाइजेशन की डेफिनेशन। वहां क्या बताया था एग्जाम्पल में? कि डाइजेशन में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का। वो कौन सा था? दैट वाज द प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। अब प्रोटीन किस फॉर्म में? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। चेंज करना किसमें? सिंपल में। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स। किसमें चेंज करना है? सिंपल में। इन द सेम वे फैट भी किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स में। किसमें चेंज करना है? सिंपल में। तो यहाँ पे जो हमारा फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। ध्यान रखिए। अब यहां पे हमें बात करनी है कि जो फूड है उसका रोल है क्या। देखिए, पहला हमने यहां बात कर रहे हैं इस कार्बोहाइड्रेट की। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, जो ग्लूकोज है क्या वो एनर्जी है? सुनिएगा ध्यान से। क्या ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी है? नहीं। ग्लूकोज दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक हम उस ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना? और ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? प्रोटीन्स, आपने सुना होगा प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। क्या है? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी को ग्रो कराने में, ठीक है ना, हमारी बॉडी की वृद्धि में कौन काम कर रहा है? प्रोटीन्स। फैट क्या कर रहा है? हमारी बॉडी के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाने में। ध्यान दीजिए, हमारी बॉडी के जो लेयर दिखता है आपको इस तरह के, ये लेयर है, वो जो मोटा सा लेयर होता है, ये किससे बना हुआ? फैट से तो बना हुआ है ना। तो क्या कर रहा है? क्या ये लेयर हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर रही है? कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फैट क्या कर रहा है? फैट जो है वो हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर रहा है। और ध्यान रखिए, फैट इज ऑल्सो द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन अवर बॉडी।
जो फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल भी है। क्लियर? ये तो बात हमने करी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट की। अब आगे बात करते हैं, जो यहाँ दिख रहा है विटामिन्स है, मिनरल्स हैं आपको, और कुछ स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट है, वाटर है। क्या इनका डाइजेशन होता है? अब बताइए, क्या पानी का डाइजेशन पॉसिबल है? नहीं, पानी का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। विटामिन का डाइजेशन होता है? नहीं होता है। सॉल्ट का डाइजेशन होता है? नहीं होता है। ना तो पानी डाइजेस्ट हो रहा है, ना तो सॉल्ट डाइजेस्ट हो रहा है, ना तो आपका विटामिन का डाइजेशन हो रहा है। वाटर जो है वो हमारी बॉडी को कर क्या रहा है? वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट कर रहा है। आपको प्यास लगी, क्या करोगे? पानी पियोगे ना। क्यों पियोगे? क्योंकि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है? पानी की। जब तक आप पानी नहीं पियोगे, आपकी बॉडी का जो एक्टिविटी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्या वो मेंटेन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पे जो वाटर है क्या कर रहा है? आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। सॉल्ट क्या कर रहा है? सॉल्ट भी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम बोलते हैं बीपी। बी मतलब ब्लड, पी मतलब प्रेशर। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो क्या करेगा? डॉक्टर क्या बोलता है? पानी पियो, सॉल्ट खाओ, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा होता है, जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई बूढ़ा इंसान है, उनका बीपी जब लो हो जाता है तो क्या करते हैं घर वाले? पानी लिया, नमक डाला और घोल के पिला दिया, बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो क्या कर रहा है? ये यहाँ पे बीपी को मेंटेन कर रहा है हमारा, ठीक है ना। या एक और वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब सिंपल वर्ड में आप समझिए, हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना। क्या बात मतलब हुआ? हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना। क्या बताया? ऑस्मो रेगुलेशन इज दैट टर्म विच इज रिलेटेड टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट इन अवर बॉडी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बात करी किस तरह से विटामिन काम कर रहे हैं, कैसे फैट काम कर रहा है, कैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारी बॉडी में रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या दुनिया का कोई भी एनिमल हो, ठीक है ना, डजेंट मैटर वो उसका प्लांट की भी हम बात कर लें, क्या प्लांट बिना फूड के रह पाएगा? नहीं। ह्यूमंस रह पाएंगे? नहीं। कोई भी ले लीजिए, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, इंसान, डजेंट मैटर, अगर वो लिविंग है तो क्या वो बिना फूड के उसका रहना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे? फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड प्रोवाइड एनर्जी। याद करो जो मैंने पहले क्या बताया था कि ग्लूकोज दैट इज नॉट द एनर्जी, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और फूड से हमें एनर्जी मिल रही है, किस फॉर्म में मिल रही है? एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फूड जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसे हमने क्या नाम दिया? एटीपी। इतना क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखिए, फिर हमने कहा फूड कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। बात सही है, फूड कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। देखिए, पहला क्या बात कर रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है ना। माइक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो किस फॉर्म में? ऐसी फॉर्म में जिसका डाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वहां बात करी हमने कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी बताया था आपको। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? ग्लूकोज का। क्या आ रहा है? स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? हमें सिंपल फूड मटेरियल में, तभी तो स्टार्च हमें एनर्जी दे पाएगा, है कि नहीं। प्रोटीन बात करी हमने, क्या बताया था? बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए काम कर रहा है। और ध्यान दीजिए, जब प्रोटीन में बात कर रहे थे पहली वाली स्लाइड पे, तो वहां क्या बात किया था हमने कि प्रोटीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? हमें एमाइनो एसिड्स में। याद आया? तभी तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कोई काम कर पाएगा। अगर प्रोटीन को हम एमिनो एसिड में चेंज नहीं करेंगे, देन प्रोटीन हैज नो रोल इन अवर बॉडी, कोई काम नहीं करेगा वो, ठीक है ना। फैट देखिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एंड स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये जो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, क्यों दिए हैं? रीजन समझिए। जब हम फैट का डाइजेशन करेंगे, क्या बताया? जब हम फैट का डाइजेशन करेंगे तो फैट का डाइजेशन जब होगा उस टाइम पे ये फैट कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बात समझ में आई ना? इसमें कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये बात हमने करी मैक्रोमोलिक्यूल की। अब आते हैं माइक्रो पे। पहले बताया मैंने आपको कि विटामिन हैं,
मिनरल्स हैं, सॉल्ट हो गया एंड वाटर हुआ, क्या इनका हमारी बॉडी में कोई डाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सॉल्ट लिया, वाटर लिया, ये जो कंपोनेंट है ये कर क्या रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। ये जो वर्ड है ना ऑस्मो रेगुलेशन, बेटा ये ऑस्मो रेगुलेशन का जो वर्ड है ये आपको बहुत जगह मिलेगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऑस्मो रेगुलेशन जो टर्म है इसको हम बोलते क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर को बॉडी में मेंटेन करना, सॉल्ट और वाटर को बॉडी में मेंटेन करना, ठीक है ना। अब इन द नेक्स्ट स्लाइड आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है, जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। तो अभी हमने बात करी मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल में, दोनों में डिफरेंस किया था। देखा हमने मैक्रोमोलिक्यूल जो थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, डाइजेशन हो रहा था। माइक्रोमोलिक्यूल जो थे वो इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में थे जिनका डाइजेशन हम नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्लाइड में, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, क्लियर। ये कैसे फॉर्म है हमारे, ये हमारे पास है माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। देखिए दे कैन नॉट यूज इन द ओरिजिनल फॉर्म, क्यों लिखा हुआ है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं होंगे, कौन से, मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल का डाइजेशन हो रहा था किसमें, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में, क्लियर। दे प्रोवाइड एनर्जी, बात करिए में कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट लिखा था, स्टार्च लिखा हुआ था, ग्लूकोज लिखा था, क्या बताया था, दे आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट एनर्जी, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक हम उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। तो दे प्रोवाइड एनर्जी। एग्जाम्पल हम इसमें क्या ले सकते हैं, स्टार्च ले लें या ले लें ग्लूकोज, क्लियर। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म, क्यों, याद करिए मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताया था डेफिनेशन में, दो वर्ड बोले थे, नॉन डिफ्यूजेबल, नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म से उसे कन्वर्ट करना किसमें, डिफ्यूजेबल फॉर्म में। मतलब नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। डिफ्यूजिबल फॉर्म ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होती है, बात समझ पाई ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में है, उसे कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में, ताकि वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक। अब आते हैं माइक्रोमोलिक्यूल पे। देखिए विटामिन है, सॉल्ट है, वाटर है, क्या बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। और एक और वर्ड मैंने आपसे बोला था ऑस्मो रेगुलेशन, याद आया, क्या बताया था ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर और सॉल्ट दोनों को बॉडी में मेंटेन करना, वाटर और सॉल्ट दोनों को बॉडी में बैलेंस करना। देखिए वाटर सॉल्ट को मेंटेन करना, क्या क्या ला दिया हमने यहाँ पे, ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए दे एब्जॉर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म, फिर बात वही आ गई कि माइक्रोमोलिक्यूल का बॉडी में डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यस। मतलब क्या हुआ, माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो किस फॉर्म में मिलेंगे हमेशा, दे आर ऑलवेज इन डिफ्यूजेबल फॉर्म, किस फॉर्म में मिल रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन द डिफ्यूजेबल फॉर्म। या कह सकते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल दे आर ऑलवेज इन द सिंपल फॉर्म। इस मटेरियल के डाइजेशन की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जैसे आप खाओगे वो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बात समझ पाएंगे। तो ये था हमारा वो पॉइंट जिस पर हमने बात करी कि किस तरह से मटेरियल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कैसे मटेरियल सिंपल फॉर्म में, और कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो रहे हैं, सिंपल फॉर्म से वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से, कैसे हमारा माउथ से लेके एनस तक का पूरा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अभी तक बात करी हमने कि डाइजेशन किस मटेरियल का हो रहा था, ठीक है ना। अब बात आती है, देखिए इसमें जो सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है ये यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे आप डिफाइन करो, सिंपल सी बात है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, बात समझ में आई ना, द सिस्टम वेयर डाइजेशन टेक पार्ट दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पूरा सिस्टम है तो ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी सेल से बना होगा, नहीं, इसमें बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल से बच्चे बात समझिए, आप लोग जब सेलफोन खरीदते हो तो सेलफोन तो मेन है, साथ में क्या मिलता है, हेडफोन मिल गया, चार्जर मिल गया, वो क्या है,
दे आर दी एक्सेसरीज, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वैसे ही जो है हमारी बॉडी में हमारा जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आता है एलिमेंट्री कैनाल पे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड ग्लैंड। यहाँ पे जो है पार्ट है हमारा दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब उसके साथ लगा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अच्छा हम लोग ह्यूमन हैं, हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन कौन है, हम लोग किस में आते हैं, कॉर्डेट्स में। और कॉर्डेट कैसे होते हैं, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब लेयर। हमारी जो ओरिजिन है वो 3 लेयर से हुई है, ठीक है ना। जो फर्स्ट लेयर हमारी बॉडी में बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। सेकेंड कौन सी बन रही है, मीजोडर्म, एंड थर्ड वन इज द एंडोडर्म। ध्यान दीजिए, एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब मिडिल, एंडो मतलब इंटरनल, ठीक है ना। अगर इसे डायग्राम से देखें तो ये सबसे बाहर की लेयर हुई, ये मिडिल की, ये बीच की, तो ये क्या हुआ, एक्टोडर्म, ये मीजो, ये एंडो, ठीक है ना। तो वैसे ही जो ओरिजिन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की कैसे हुई है, दैट इज द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब देखिए जो एंडोडर्म है वो सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक है, ठीक है ना, सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक। अभी से हम बात करेंगे होते क्या है, ठीक। एक्टो क्या है, अप टू हार्ड पैलेट, एक्टोडर्म क्या है, फिर आ जाएगा एनल कैनाल से एनस तक। अब ध्यान दीजिए, ये माउथ है हमारा, माउथ में जो टंग है हमारी, जो जीभ है, अपने जीभ को जब ऊपर वाले तालू से हम अटैच करेंगे, देखिए क्या किया, देखिए आप लोग खुद ही करिए, अपने तालू को, अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू से जब अटैच आप करेंगे तो आगे वाला जो पार्ट है वो कैसा है, वो हार्ड है उस, और अपनी जीभ को जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो कैसा मिलेगा, सॉफ्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट है जो सॉफ्ट है उसे हमने क्या नाम दिया, सॉफ्ट पैलेट, और जो आगे का पार्ट है जो हार्ड है उसे हमने क्या नाम दिया, हार्ड पैलेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा किससे बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल, सबसे इंपॉर्टेंट। अब एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास क्या, बक्को-फेरेंजियल कैविटी है, ओरल वेस्टिब्यूल है, बक्कल कैविटी है, टंग है, टीथ है एंड पैलेट है। अब देखिए इनने नाम दिया बक्को-फेरेंजियल कैविटी, बक्कल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी साथ में आ गया, ठीक है। ओरल वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल वो पार्ट होता है आपकी जो दांत हैं, दांतों और गालों के बीच में जो गैप होता है ना उसे हम क्या नाम देते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट। बक्कल कैविटी क्या है, आप मुंह खोलिए अपना इस तरह से, अंदर की पूरी जो कैविटी आपको दिखेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ओरल कैविटी। अब उस ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, टंग है, टीथ है, पैलेट है। पैलेट देखिए, टंग आपको मालूम है जीभ हमारी, टीथ दांत होते हैं, पैलेट क्या है, 2 तरह की, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है, मैंने आपसे बोला कि अपने टंग को अपने ऊपर वाले पैलेट पे जोड़िए, आपने अटैच किया, कैसा था, हार्ड की सॉफ्ट, हार्ड कहाँ का, आगे वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन जब आप अपने टंग को पीछे ले गया तो कैसा मिला, सॉफ्ट। सवाल ये है मेरा कि जो हार्ड पैलेट है वो हार्ड है क्यों, रीज़न ये होता है, हार्ड पैलेट इसलिए होता है क्योंकि हार्ड पैलेट से हमारी 2 बोन्स जुड़ी होती हैं। जो फर्स्ट बोन होती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिला एंड सेकेंड बोन इज द पैलेटाइन। मैक्सिला और पैलेटाइन की वजह से जो हमारा आगे वाला पार्ट है पैलेट का वो कैसा हार्ड है और पीछे वाला पार्ट कैसा है, सॉफ्ट, क्योंकि पीछे हमारे मैक्सिला और पैलेटाइन बोन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। अब और अंदर बढ़ेंगे क्या मिलेगा, फेरेंस, मतलब बक्कल कैविटी जहाँ खत्म हुई क्या स्टार्ट हो गया, फेरेंस। अब फेरेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेजोफेरेंस, ओरोफेरेंस और लेरिंजोफेरेंस। नेजोफेरेंस का मतलब क्या है, जो नेजल कैविटी में ओपन हो रहा है। ओरो का मतलब क्या है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ओपन हो रहा है। लैरिंजोफेरेंस का मतलब क्या है, जो हमारे लैरिंक्स के साथ में कनेक्ट है। लैरिंक्स एक आपने वर्ड सुना होगा, क्या है, लैरिंक्स इज द वॉइस पार्ट ऑफ अवर बॉडी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, दैट इज द साउंड बॉक्स। आपके एनसीईआरटी का लिखा है साउंड बॉक्स, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में जब हम इस फेरेंस के से नीचे आएंगे, ठीक है ना, यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, और इसके नीचे हमें एक इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, टॉप पे फेरेंस, इसके नीचे आए
ये हमें क्या मिल गया, इसका नाम हमने क्या दिया, ईसोफेगस। क्या नाम देंगे इसका, ईसोफेगस। ईसोफेगस जहां पर ओपन हुआ, ये ईसोफेगस आ रहा है, यहां से ईसोफेगस हमारे कहां पर ओपन हुआ, इस वाले पार्ट में, इसको नाम हम क्या दिया हमने, स्टमक। क्लियर। तो फेरिंग्स कहां पे आ रहा है, ईसोफेगस में, ईसोफेगस कहां पे आ रहा है हमारा, स्टमक पे। ठीक, तो ये देखिए फेरिंग्स कहां पर आ गया, ईसोफेगस में, और जो यहां पर आ गया हमारे पास स्टमक, मतलब हमारा पेट, मतलब क्या है हमारा आमाशय। अब इस वाले पार्ट के डिफरेंट पार्ट हैं, देखिए पहला कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये अभी हम देखेंगे डायग्राम पे कहाँ पे कौन सा पार्ट लोकेटेड है। ठीक है। स्टमक जो होता है वो आगे कंटिन्यू किसमें हुआ है, इंटेस्टाइन में। अब मालूम है आपको इंटेस्टाइन दो तरह की होती है, पहली कौन सी होती है, स्मॉल, दूसरी लार्ज। ठीक है ना, पहली कौन सी है, स्मॉल, दूसरी कौन सी है, लार्ज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 मेजर पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। लार्ज के 3 पार्ट हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। क्लियर, सीकम, कॉलन और रेक्टम। क्लियर। अब रेक्टम कहाँ पर ओपन हो रहा है हमारा, एनएस पे। कहाँ पर ओपन हो रहा है, एनएस पे। अब यहाँ पे हमने रेक्टम के नीचे ओपन इन एनएस क्यों लिखा, रीजन समझिए इस बात को। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बोल क्या रहे हैं कि माउथ इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पोजिशन। समझिए, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ये साइड हमारी कौन सी है, ये साइड होती है हमारी एंटीरियर। क्लियर। और बैक साइड हमारी कौन सी है, पोस्टीरियर। एंटीरियर ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में कौन सा होगा, वेंट्रल पोजीशन। तो ये कौन सा हुआ, वेंट्रल। पीछे वाला कौन सा हुआ, डॉर्सल। क्लियर। एंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डॉर्सल। क्लियर है। तो माउथ कहाँ पर है, एंटीरियर पोजीशन पे। या कह सकते हैं माउथ इज लोकेटेड इन द वेयर, वेंट्रल साइड, एंड एनस इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर साइड। क्लियर हो गया। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड या बोलते हैं हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी आ जा रही है, स्लाइवा बनाने वाली सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है। इनके जो डायग्राम्स हैं, जो इसका अरेंजमेंट है बॉडी में, वो किस तरह से, वो हम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी भी देखा कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, या फिर जो हमारा पूरा का पूरा माउथ से लेकर यहाँ एनस तक का जो पूरा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस तरह से लोकेटेड, कैसे उसका अरेंजमेंट है। तो देखिए हमने जब बात करी थी एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या मिला था, माउथ मिला था। ठीक है ना, फेरेंक्स मिला था, ईसोफेगस था, स्टमक था, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट में एनएस था। लेकिन हमने एलिमेंट्री कैनाल में लीवर को ऐड नहीं किया था। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल में हमने गॉल ब्लैडर को ऐड नहीं किया था, एलिमेंट्री कैनाल में हमने पैंक्रियाज को ऐड नहीं किया था। क्यों, क्योंकि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, इन तीनों की जो लोकेशन है, वो तीनों की लोकेशन कहाँ पर है, साइड में। मतलब ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों साथ में हमारे एलिमेंट्री कैनाल के एसोसिएटेड पार्ट हैं। मतलब तीनों कैसे हैं, एक्सेसरी पार्ट हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में ये हमारा माउथ है। माउथ के अंदर जैसे ही हम बढ़े, एक कैविटी मिलेगी हमें, ओपन कैविटी। क्या नाम उसे देंगे हम लोग, बटकल कैविटी, या हम लोग बोल देते हैं उसे ओरल कैविटी। ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ेंगे जब हम लोग, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, टीथ है, टंग है, जिसका हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक। माउथ के आगे क्या मिल गया हमें, फेरेंक्स। ये दिख रहा है आपको, फेरेंक्स कहाँ पर आके ओपन हुआ है, इस पार्ट में। ये कौन सा पार्ट हुआ, ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ पे आके ओपन हो रहा है हमारे पास, इस स्टमक पे। ये कहाँ ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जाके और ओपन हो गया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब जो हमारे पास माउथ है, हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ध्यान दीजिए, आपने जब खाना खाया, समझिए इस बात, सिंपल सी बात है, आज जो खाना खाते हो या आप किसी हलवाई की दुकान के बाहर से निकलते हो, तो बड़ी अच्छी अच्छी स्मेल आती है। तब होता क्या है, आपके मुंह में सलाइवा आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उस स्मेल को पहचान रहा कि नहीं यार, अच्छी स्मेल आ रही, अच्छा फूड मिल रहा है, अच्छे फूड की स्मेल आ रही है, तो वो हमारे माउथ में सलाइवा आ गया। अब वो सलाइवा आ कहाँ से रहा है, वो सलाइवा जो आता है वो आता है, 3 ग्लैंड्स होती है हमारे पास, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। अब ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज कर रही हैं, सलाइवा। मतलब क्या हुआ, खाना मुंह में डाला, सलाइवा पहले आया, तो खाने का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ, माउथ में। किसके साथ में, सलाइवा के साथ में। ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, सलाइवा इज द मेनली प्रोड्यूस बाय द 3 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स आपको दिख रहे हैं, सामने दिख रहा है, कौन कौन से हैं, पैरोटेट, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। क्लियर। अब इन तीनों की लोकेशन क्या है, देखिए पैरोटेट जो वर्ड है ये, इस वर्ड का रिलेशन है किससे, हमारे ईयर से, मतलब नियर द ईयर, मतलब इस पोजीशन पे जो ग्लैंड हमारे पास होगी दैट इज कॉल्ड पैरोटेट। क्या लिखा हुआ है, कौन सी होगी, पैरोटेट। क्लियर। नीचे की तरफ आएंगे जब हम लोग, टंग के नीचे जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है लिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, बिलो दी टंग कौन सी होगी, सबलिंगुअल। और सब मैक्सिलरी कहाँ पे मिलेगी हमें, किस तरफ, बिहाइंड द टंग, मतलब टंग के पीछे की तरफ कौन सी मिल जाएगी हमें, सब मैक्सिलरी। इस सब मैक्सिलरी का एक और नाम होता है जिससे हम नाम देते हैं क्या, सब मैंडिबुलर। क्या नाम देंगे, सब मैंडिबुलर। तो पैरोटिड हुआ, सबलिंगुअल हुआ, और थर्ड कौन सी होगी, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। क्लियर। फिर देखिए आगे आगे फेरेंस। फेरेंस इज दैट पार्ट विच इज कॉमन पैसेज, जो कॉमन पैसेज किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरेंस ऐसा पार्ट है जहाँ से फूड भी पास हो रहा है, ठीक है ना, और एयर भी पास हो रही है। क्लियर। फेरेंस कहाँ पर आ रहा है, ईसोफेगस पे। ईसोफेगस वो पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, जहाँ पर डाइजेशन नहीं हो रहा है क्या, देखिए ये सिंपल स्ट्रेट संरचना है, एकदम स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फेरेंस के थ्रू यहाँ पे खाना आता है हमारे ईसोफेगस में, और इस ईसोफेगस में जब फूड इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये हमारा ईसोफेगस हुआ, इस ईसोफेगस में जब फूड यहाँ नीचे की तरफ मूव करके कहाँ पर आ रहा होगा, स्टमक पे, तो इस फूड की जो मूवमेंट है इस ईसोफेगस पे कह लें या फिर जो कह लें एलिमेंट्री कैनाल में, उस मूवमेंट को एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाइलेसिस मूवमेंट। क्या नाम देंगे, पेरिस्टाइलेसिस मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड, या क्या लें मूवमेंट ऑफ बोलस। बोलस का मतलब क्या है कि खाना जो था आपने मुंह में चबाया, उसे क्रश किया, और वो फूड जाके आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, हमने उसे नाम क्या दे दिया, बोलस। ठीक है ना। तो जब बोलस हमारा इस तरफ से नीचे आ रहा होगा, उस मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया, पेरिस्टाइलेसिस मूवमेंट, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति, या बोलते हैं पेरिस्टाइलेसिस मूवमेंट। ठीक है ना। अब ईसोफेगस ये वाला पार्ट है, ईसोफेगस जो होता है हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, और कहाँ पर आके ओपन हो रहा है, स्टमक पर। स्टमक कैसा है, स्टमक हमारा जो होता है एक जे संरचना में, जे समझते हैं ना आप लोग, ABCD में पढ़ते हैं, जे शेप एक स्ट्रक्चर है, अंदर से हॉलो होता है, एक बैग की तरह होता है, जिसमें हमारा ईसोफेगस आके ओपन हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पर एक दरवाजा होता है, इस तरह से यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे जो आपकी दरवाजा दिखाई देगा, इसका नाम हम क्या देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम दिया, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक वर्ड हमने क्यों इस्तेमाल किया, कार्डियक वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कार्डियक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द हार्ट। किससे रिलेटेड है, हार्ट से। ठीक है ना। क्यों, क्या देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम अलग से बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है कार्डियक, तो यहाँ अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 3 पार्ट में इस तरह से, ये क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अपर पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये क्या हुआ, फंडस हुआ। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, कार्डियक हो गया। ठीक है ना। अब नीचे वाले जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पाइलोरस। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ठीक है ना। कार्डियक इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये दिस पार्ट इज नियरेस्ट टू द हार्ट। सर हमारे हार्ट के सबसे पास कौन सा पार्ट है, कार्डियक। ये पार्ट है हमारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट इज द कार्डियक पार्ट। क्लियर। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, अपर साइड पर, इसका नाम दिया ना फंडस। क्लियर। और जो लोअर पार्ट पे हो गया हमारे पास, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, पाइलोरस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये जो स्फिंक्टर दिख रहा है, इसका क्या नाम होता है, वो नाम इनने क्या दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो मतलब क्या हुआ, स्टमक, ध्यान रखना, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, स्फिंक्टर मतलब दरवाजा। क्या मतलब हुआ, ऐसा दरवाजा जो हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। तो नाम क्या दे दिया,
गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये हमारा स्टमक हुआ। अब जब नीचे की तरफ आएंगे, स्टमक जो है हमारा जहां पे खत्म होगा इस पॉइंट पे, क्लियर है, स्टमक हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक दरवाजा और होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम देंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या नाम दिया था, पाइलोरस। इस पाइलोरस से कनेक्टेड जो दरवाजा है या जो स्फिंक्टर है, क्या नाम दिया उसे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। अब इसी स्टमक का एक और पार्ट होता है यहाँ पे, इधर, इससे हम नाम क्या देते हैं, बॉडी। क्या नाम देंगे, बॉडी। क्लियर है, क्या नाम देंगे, बॉडी। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब स्टमक कहाँ पर ओपन हुआ जाके हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ध्यान दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे, जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास कौन सा था, ड्यूडेनम, याद आ रहा है। दूसरा पार्ट कौन सा था, जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट हमारे पास कौन सा था, इलियम, याद आया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब नाम तो बता दिए, अब ये है क्या, समझिए। ड्यूडेनम ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन। मीन्स ड्यूडेनम इज दैट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल वेयर मैक्सिमम डाइजेशन अकर। क्लियर है, ड्यूडेनम वो पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। जेजुनम वो पार्ट है, ये वाला जेजुनम वो पार्ट है जहाँ पे हमारी बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इलियम वो पार्ट है जहाँ पे हमारी बॉडी में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, बट केवल विटामिन B12 का होता है और बाइल सॉल्ट का होता है। ध्यान रखना, इलियम में केवल 2 चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। कौन कौन सी होंगी, विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया कि जब आगे बढ़ेंगे तो हम एवरी एंड ईच बॉडी पार्ट को इंडिविजुअली लेके स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ये केवल एक इंट्रो चल रहा है। आगे फिर मैंने बात करी थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट थे। कौन कौन से, कॉलन, सीकम और रेक्टम। ठीक है ना, कौन कौन से रे, कॉलन, सीकम और रेक्टम। ये देखिए, ये हुआ, ये और कॉलन। अब यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है असेंडिंग, दूसरा आ रहा है डिसेंडिंग। एक वर्ड आ रहा है असेंडिंग, दूसरा वर्ड आ रहा है क्या, डिसेंडिंग। तो इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पे क्यों लिखा गया है और इसका मतलब क्या है, देखिए। अब अगर यहाँ बात करें, एक सिंपल सी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ बना दें, ठीक है ना, इस तरह से। हमने माना ये लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग पार्ट है, और इस वाले साइड पे क्या जोड़ी है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट कौन सा था, इलियम। कौन सा था, इलियम। इसी क्या माना हमने, इलियम। ठीक है ना, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ध्यान देखिए, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, ये इधर, ठीक है ना। यहाँ पर एक वॉल्व होता है बेटा, इस वॉल्व को हम नाम क्या देते हैं, इसका नाम होता है इलियोसिकल वॉल्व। क्या नाम देंगे, इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, इसका नाम क्या दिया हमने, इलियोसिकल वॉल्व। क्लियर, इलियोसिकल वॉल्व जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आते हैं असेंडिंग का मतलब क्या है। असेंडिंग का मतलब होता है यहाँ से जब फूड आएगा तो यहाँ से फूड मटेरियल ऊपर की तरफ मूव करेगा। ध्यान रखना, असेंडिंग का मतलब क्या है, फूड मटेरियल आया और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, यहाँ से फूड मटेरियल नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है। और सिंपल भाषा में समझना है, ए फॉर याद रखिए एबव, डी फॉर याद रखिए डाउन। डाउन मतलब नीचे, एबव मतलब आगे। ठीक है, आगे। फिर जो लास्ट पार्ट आ जाएगा रेक्टम और एनस। ठीक है ना, रेक्टम और एनस ये दोनों जो पार्ट हैं, इन दोनों के बीच में हमारे पास 2 स्फिंक्टर होते हैं। कौन से होते हैं, 2 होते हैं यहाँ पर स्फिंक्टर। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को ये अलग से ड्रॉ करूँ, इधर पे ये हमने यहाँ पे बना दिया ये पार्ट इस तरह से।
हमने माना ये पार्ट कौन सा है हमारे पास, रेक्टम, ये पार्ट कौन सा मान लिया हमने, एनस। क्लियर। अब यहां पे क्या है, हमारे पास दो दरवाजे और मिलेंगे, ये ठीक है ना। जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है इसका नाम होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर, स्फिंक्टर। क्लियर। ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या देंगे हम लोग, एक्सटर्नल, मतलब बाहरी स्फिंक्टर। क्लियर। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो हमेशा ही कैसा होगा, कैसा होगा बेटा, वॉलेंट्री। कैसा होगा, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करेगा। इंटरनल कैसा होगा, हमेशा इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझिए। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मतलब 6 महीने के बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है, वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी से फीकल मटेरियल कह लिया, जो फीसिस होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे पास कर देता है। मतलब वो किसी को बता भी नहीं पाता कि मुझे फीकल मटेरियल पास करना है, वो अपनी बॉडी से अपने आप इजेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी बॉडी का जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो इनवॉलेंट्री है, वो तो बन चुका है, लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो उसकी बॉडी में डेवलप नहीं हुआ होता है। अभी हमने बात करी यहाँ पे कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा है, वॉलेंट्री, ये कैसा है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वाला पार्ट मतलब जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो तब डेवलप होता है जब किसी बच्चे का ब्रेन कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, ठीक। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी इंटरनल स्फिंक्टर जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो डेवलप होता है, इसीलिए वो कोई भी फीकस मटेरियल को इजेक्ट करने से पहले अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इस वजह से। अब ये तो बात यहाँ पर ही हमने एलिमेंट्री कैनाल की करी। अब आते हैं जो इसके साथ अटैच पार्ट है। देखिए एक पार्ट है हमारे पास, टीथ यहाँ पे दिख रहा है हमें, टीथ में लिखे हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये है क्या, इंसीजर वो दांत होते हैं, सामने के जो 4 दांत है, कौन से मिल जाएंगे हमें, इंसीजर, ठीक है ना। इंसीजर कौन से, सामने के 4 दांत होते हैं। कैनाइन साइड में जो होते हैं ना पॉइंटेड टीथ, वो कौन से हैं, कैनाइन है। उसके पीछे क्या है, प्रीमोलर, देन मोलर। अब इनके काम क्या है, इंसीजर का काम होता है काटना, कटिंग करना, ठीक है ना। कैनाइन्स, आपने कभी देखा शेर, शेर का जो मुंह होता है जब वो खोलता है तो साइड में बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं, वो कौन से हैं, वो है कैनाइन्स, ठीक है ना। काम क्या होता है कैनाइन्स का, किसी भी चीज़ को चीरने और फाड़ने के काम आता है। प्रीमोलर और मोलर क्या क्या रहे, उनका काम होता है खाने को चबाना। तो क्या बताया, इंसीजर क्या कर रहा है, काटने का, कैनाइन क्या काम कर रहा है, चीरने और फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर क्या क्या रहे हैं, उनका काम होता है फूड मटेरियल को चबाना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमें लीवर, ठीक है ना। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं कि इंसान सर्वाइव करे। क्या है, लीवर को हमें देख रहे हैं कि लीवर के 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट बड़ा पार्ट है और दूसरा पार्ट हमारा छोटा पार्ट है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इस साइड ऐसे खड़ा हो जाऊँ, ठीक है ना, समझिए राइट हैंड साइड पे हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब इस साइड पे हमारा कौन सा पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। और लेफ्ट में कौन सा है, छोटा पार्ट। तो राइट साइड का जो पार्ट आपको लीवर क्या दिख रहा है, वो बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला कैसा है, छोटा है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जहाँ पे गैपिंग यहाँ दिया हुआ है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम देंगे, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है ना। अब इसी लीवर से जुड़ा क्या है हमारे पास, गॉल ब्लैडर। काम क्या है उसका, जो बाइल जूस है उसे कॉन्सेंट्रेट करना। क्या काम करना, बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करना और उसी बाइल जूस को अपने अंदर स्टोर करना, ठीक है। अब बाइल बना कौन रहा है, बाइल तो बेटा लीवर बना रहा है ना, ठीक है ना। और लीवर जो है इसका कितना वेट होता है, 1.2 से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg इन ह्यूमन एडल्ट, ठीक है ना। जो एडल्ट ह्यूमन है उनमें 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम कितना है, लीवर है। मतलब 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक, ठीक। अब लोकेटेड कहाँ पर है, इसकी जो लोकेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में है, जस्ट बिलो दी डायाफ्राम। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे एक हमने डायग्राम ऐसे में लगा दिया इस तरह से, ठीक है ना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक मैंने लाइन खींची है ब्लू कलर से, वो क्या हो गया हमारा डायाफ्राम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, दोनों साइड पे लंग्स। तो डायाफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे है
और लीवर के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना? जो लंग्स है हमारे वो डायाफ्राम के ऊपर हैं, ठीक है, और डायाफ्राम हमारे लीवर के ऊपर है, तो लंग्स और लीवर के बीच में क्या आ गया? डायाफ्राम। ठीक, मतलब बिलो द डायाफ्राम एंड लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, दैट लोकेशन इज किसकी है? लीवर की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस साइड पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक और पार्ट आता है, दैट इज पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है, पेंक्रियास को बोलते हैं ये एक तरह की मिक्स ग्लैंड है, मतलब इसका जो नेचर है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है ना? तो अभी हमने बात कर ली माउथ की, बात कर ली फेरिंज, इसोफेगस, स्टमक, खाने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट की बात करी। अब बात करनी है हमें पेंक्रियास की। समझिए, पेंक्रियास को हम बोलते हैं दैट इज द मिक्स ग्लैंड। क्यों बोला? क्योंकि पेंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन नेचर भी कर रही है और एक्सोक्राइन नेचर भी कर रही है। बात समझ में आ रही है ना? एंडो मतलब जो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में डाल रही है, दैट इज एंडोक्राइन। एक्सो मतलब क्या है? जो किसी भी कंपोनेंट को बॉडी से बाहर निकाल रही है, मतलब एग्जिट कर रही है, दैट इज एंडो। समझिए, जैसे स्लाइवा, स्लाइवा क्या है? इस सरफेस पे ही तो आ रहा है, वो ब्लड में तो जा नहीं रहा है, तो क्या हो गया? एक्सोक्राइन। पेंक्रियास हार्मोन रिलीज कर रही है, इंसुलिन, कहाँ जा रहा है? ब्लड में, वो क्या हो गया? एंडोक्राइन। ठीक है ना? अब पेंक्रियास क्या है? पेंक्रियास इज ए कॉमन बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है ना? इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूडेनम। देखिए, ड्यूडेनम क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था, याद आ रहा है? अब इस ड्यूडेनम को देखिए, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इस ड्यूडेनम के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? पेंक्रियास। बात समझ पाई ना? अब पेंक्रियास क्या रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस होता कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जो डाइजेशन में मेजर रोल प्ले कर रहा है। बात समझ में आ रही ना? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पैंक्रियास हमारे डाइजेशन में। एंड नॉट ओनली इन द डाइजेशन बट ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पे देखिए, एक नाम दिया हुआ है ग्लूकागॉन, दिख रहा है ना? दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? इंसुलिन। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा तब कौन रिलीज होगा? इंसुलिन, ठीक है ना? जब ब्लड शुगर लेवल हमारा कम होगा कौन रिलीज होगा? ग्लूकागॉन। तो दोनों को मेंटेन कौन कर रहा है? पैंक्रियास, ठीक है ना? तो पैंक्रियास इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दी ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? तो ये हमने बात करी अभी यहाँ पे। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो माउथ होता है, एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, माउथ में यहाँ से ओपन हो रहा माउथ, तो माउथ में अपर लिप और लोअर लिप दो अलग अलग हैं। दोनों ही लिप हमारे मूवेबल है कि नहीं? दोनों मूव कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपर जॉ, जो ये वाला जॉ है, वो हमारा कभी भी मूव नहीं करता है। बोलने के लिए कौन हमारा हेल्प कर रहा है? लोअर जॉ, ठीक है ना? मूवेबल कौन है? लोअर जॉ। अपर जॉ कैसा है हमारे पास? नॉन मूवेबल, वो हमारा मूव नहीं कर रहा है। लोअर जॉ कैसा है हमारा? वो मूव कर रहा है, ठीक है? अब इसी हमारे माउथ में जो लिप्स हैं, इन लिप्स के अराउंड एक मसल्स होती है, ठीक है? उस मसल्स का नाम क्या देते हैं हम लोग? ऑर्बिक्युलरिस मसल्स।